नमस्कार। ये हमारा ड्रिलिंग मशीन का सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम पहले देखेंगे वार्क होल्डिंग डिवाइस के बारे में। पहले लेक्चर में हम देखे थे कि ड्रिलिंग मशीन्स का फंक्शंस कैसे होता है। ड्रिलिंग मशीन का जो मशीन स्पिंडल है, उस मशीन स्पिंडल में ड्रिल बिट कैसे फिट होता है, और जो ड्रिल बिट को मशीन स्पिंडल में फिट होने के लिए जो डिवाइस का यूज होता है, उस डिवाइस के बारे में अच्छे से पढ़े थे। जैसे स्लीव हुआ, सॉकेट हुआ, ड्रिल चौक हुआ, और टाइप ऑफ ड्रिल देखे थे, जैसे फ्लैट ड्रिल हुआ, ट्विस्ट ड्रिल हुआ। इस वीडियो में हम वार्क होल्डिंग डिवाइस के बारे में देखेंगे और पार्ट्स ऑफ ड्रिल के बारे में देखेंगे, और पार्ट्स ऑफ ड्रिल मतलब ट्विस्ट ड्रिल के बारे में देखेंगे। ठीक है, ट्विस्ट ड्रिल का जो पार्ट्स है वो पार्ट्स के बारे में देखेंगे। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये बेहतर होगा, ये वीडियो देखने से पहले हमारा ड्रिलिंग मशीन का पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए। अभी देखेंगे वार्क होल्डिंग डिवाइस के बारे में। वार्क होल्डिंग डिवाइस के बारे में ठीक है, हम कल देख रहे थे कि ड्रिल होल्डिंग डिवाइस कैसे काम करता है और क्या क्या है। देखिए, जो ड्रिल होल्डिंग डिवाइस उसका जो मेन काम है, उसका मेन काम यही था कि ड्रिल को कैसे बेहतर तरीका से ड्रिल मशीन का स्पिंडल में फिट किया जाएगा। वैसे ही ड्रिलिंग होने से पहले वर्कपीस को अच्छा से होल्ड किया जाता है, क्योंकि अगर अच्छा से वर्कपीस को होल्ड नहीं करोगे तो जो जॉब का एक्यूरेसी है वो बिगड़ जाएगा, इनएक्यूरेट हो जाएगा जॉब। और दूसरा चीज है, ड्रिल का टूटने का चांसेस ज्यादा है। तो वार्क होल्डिंग डिवाइस जो है उसका दो ठो मेन वार्क होल्डिंग डिवाइस है, जिसको सीक क्लैंप बोलते हैं और ब्लो बोल्ट बोलते हैं। क्लैम्प्स एंड बोल्ट। ठीक है, दूसरा जो चीज है, जो वार्क होल्डिंग डिवाइस है, वो मशीन वाइज है। ठीक है, ये दो ठो वार्क होल्डिंग डिवाइस का जरूरत क्यों है? क्योंकि ड्रिलिंग करने से पहले वार्क को रिजिडली होल्ड करना जरूरी है। अगर रिजिडली होल्ड नहीं किया जाएगा तो वर्कपीस का मूवमेंट से जॉब का एक्यूरेसी बिगड़ जाएगा, नहीं तो ड्रिल ब्रोकन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे पार्ट्स ऑफ ड्रिल। हम जो भी ड्रिल के बारे में देख रहे हैं वो सब ट्विस्ट ड्रिल है, इसीलिए जो पार्ट्स ऑफ ड्रिल है हम लिखेंगे पार्ट्स ऑफ ट्विस्ट ड्रिल। ठीक है, पार्ट्स ऑफ ट्विस्ट ड्रिल को अगर हम देखेंगे तो ड्रिल का दो मेन पार्ट्स है। अगर पार्ट्स को डिवाइड करेंगे उसका दो ठो मेन पार्ट्स है। एक ठो शैंक है जो दो टाइप का है, पैरेलल शैंक भी है, टैपर शैंक भी हो सकता है। एक ठो शैंक है और दूसरा जो चीज है वो बॉडी है। ये दो मेन पार्ट्स है ड्रिल का। ठीक है, ये बॉडी है, ये शैंक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो बॉडी है, ये बॉडी के अंदर भी और कुछ छोटा छोटा पार्ट्स है। जैसे पहला पार्ट्स फ्लूइड है, दूसरा पार्ट्स लैंड है जिसको मार्जिन भी बोला जाता है, और जो तीसरा चीज है वो बॉडी क्लियरेंस, और चौथा चीज जिसको वेब बोलते हैं, और पांचवा चीज जिसे पॉइंट बोला जाता है। और ये पॉइंट से क्वेश्चन ज्यादा आता है।
ठीक है। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट में कुछ पार्ट्स होता है, ये पॉइंट में जैसे डेड सेंटर हुआ, डेड सेंटर। दूसरा चीज पॉइंट में क्या होता है ना, लीप और कटिंग एज होता है, लीप और कटिंग एज। और जो तीसरा चीज है उसे हील होता है, ठीक है। देखिए पिछले वीडियो में हम ट्विस्ट ड्रिल के बारे में बताए थे, ट्विस्ट ड्रिल क्या है, उसको क्यों ट्विस्ट ड्रिल बोला जाता है। ये ड्रिल है, यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रिल है, लेकिन उसका जो मेजर पार्ट है दो ठो है। ये जो सरफेस है, ये टॉप से लेके यहाँ तक जिसको सैंक बोला जाता है, और ये यहाँ से लेके ये पॉइंट तक जिसको बॉडी बोला जाता है। और जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड मतलब जो ग्रूव होता है, जो जो ग्रूव होता है वो ग्रूव को फ्लूइड बोला जाता है। जो ऐसे चारों तरफ से काटा होता है, स्लॉट नहीं तो ग्रूव काटा होता है, उसको फ्लूइड बोलते हैं। और ये फ्लूइड को छोड़ के जो ऊपर हिस्सा रहता है उसको रिड्यूस डायमीटर बोला जाता है। और रिड्यूस डायमीटर के पास यहाँ थोड़ा सा उठा हुआ रहता है जिसको लैंड और मार्जिन बोला जाता है, और लैंड और मार्जिन से ही डायमीटर दिया जाता है। देखिए इसका यहाँ से लोगे तो डायमीटर अलग रहेगा। जैसे ये इसका अगर नीचे से देखिए तो ये ड्रिल बिट कुछ इस तरह दिखता है। अगर इस यहाँ से डायमीटर लोगे तो कुछ अलग रहेगा, और यहाँ से लोगे तो कुछ अलग रहेगा। देखिए यहाँ से और यहाँ से लोगे तो डायमीटर कुछ अलग रहेगा, लेकिन यहाँ से अगर लोगे तो फिर डायमीटर कुछ अलग रहेगा, ठीक है। पहले देखेंगे सैंक क्या है ना। सैंक वो ड्राइविंग एंड है, जो कि ड्रिल मशीन का स्पिंडल में फिट होता है। तो ड्राइविंग एंड क्या है, सैंक है, ठीक है। ये जो उसके बाद देखेंगे लैंड और मार्जिन। हम देख लिए सैंक को क्या है ना, सैंक ड्राइविंग एंड है। यहाँ लिख देंगे सैंक क्या है ना, ड्राइविंग एंड है। सैंक ड्राइविंग एंड है, ड्राइविंग एंड, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बॉडी क्या है ना, ये पॉइंट से लेके यहाँ सांग तक इसको बॉडी बोला जाता है, ठीक है। ये पॉइंट से ये पॉइंट है, ये पॉइंट से लेके ये सांग तक इसको बॉडी बोला जाता है। बॉडी क्या है ना, पॉइंट से लेके सांग तक इसको बॉडी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे फ्लूइड क्या है। देखिए ये फ्लूइड है, ये जो ग्रूव है ये फ्लूइड है। देखिए ये जो खाली व्हाइट कलर है ये फ्लूइड है। इसका काम क्या है, पहला काम है कि ये कटिंग एज प्रोवाइड करता है। ये जो फ्लूइड है वो कटिंग एज प्रोवाइड करता है। दूसरा काम है कि जो ये कटिंग करने के बाद जो चिप्स फॉर्मेशन होता है, ये चिप्स को बाहर निकालने के लिए ये फ्लूइड का हेल्प होता है। फ्लूइड का माध्यम से ही चिप्स जो कटिंग होता है वो कटिंग एज से बाहर आता है। तीसरा काम होता है कि जो हम जो कटिंग के टाइम कूलेंट डालते हैं वो फ्लूइड के माध्यम से ही कटिंग पॉइंट तक आता है, ठीक है। हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। फ्लूइड का जो पहला काम है वो कटिंग एज फॉर्म करता है, ठीक है, कटिंग एज फॉर्म करता है। जो दूसरा काम है वो चिप्स केम आउट करता है, चिप्स को कटिंग पॉइंट से बाहर तक ले आता है। और जो फ्लूइड का तीसरा काम है वो कूलेंट को कटिंग एज तक लेने के लिए मदद करता है, ठीक है। तीन ठो काम, कटिंग एज फॉर्म करता है, चिप्स केम आउट करता है, और कूलेंट को कटिंग पॉइंट तक लेके जाता है। फिर लैंड आउट मार्जिन। लैंड आउट मार्जिन एक नैरो स्ट्रिप है जो एंटायर लेंथ और फ्लूइड के साथ रहता है। इसका मेन डायमीटर है, ये डायमीटर मेजर करने में मदद करता है ड्रिल का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायमीटर कहाँ से मेजर होता है ड्रिल का, लैंड और मार्जिन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो थोड़ा सा व्हाइट जैसा बॉर्डर दिख रहा है ना यहाँ आपको, ये वाला लैंड और मार्जिन है। ये लैंड और मार्जिन से ये लैंड ऑफ मार्जिन, दोनों लैंड ऑफ मार्जिन से को दोनों साइड से पकड़ के मेजरमेंट लिया जाता है डायमीटर का।
उसके बाद देखेंगे बॉडी क्लियरेंस। ये बॉडी क्लियरेंस को ही ना रिड्यूस डायमीटर बोला जाता है, रिड्यूस डायमीटर, ठीक है। रिड्यूस डायमीटर का काम क्या है, जब ड्रिलिंग हम करेंगे, ड्रिल का कटिंग पॉइंट तो कटिंग करता है, लेकिन जो ये जो लैंड और मार्जिन है वो वाल के कांटेक्ट में आता है, और जो ये एरिया है ये वाल का कांटेक्ट में नहीं आता है। नहीं आने का फायदा है, अगर ये भी वाल का कांटेक्ट में आएगा तो फिर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा टूल डैमेज होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो हम बोले कि बॉडी क्लियरेंस को ही रिड्यूस डायमीटर बोला जाता है। ये टूल को बेनिफिट ये देता है कि हीट रिड्यूस बा, ये बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन रिड्यूस में ये मदद करता है, ठीक है। किस क्या, बॉडी क्लियरेंस, जिसको रिड्यूस डायमीटर भी बोला जाता है। ये जो बॉडी क्लियरेंस है इसका काम क्या है, जो बॉडी क्लियरेंस है ये स्लो डाउन करता है फ्रिक्शन को, स्लो डाउन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को स्लो डाउन करता है, ठीक है। कौन, बॉडी क्लियरेंस, जिसको रिड्यूस डायमीटर भी बोला जाता है, ठीक है। ये जो वेव है, ये वेव का काम क्या है ना, वेव एक मेटल कॉलम है जो कि दोनों फ्लूइड को सेपरेट करता है, ठीक है। इसका थिकनेस कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ जाता है जितना हम पॉइंट से सैंक की ओर जाएंगे। ये जो फ्लूइड यहाँ वेव है, इसको वेव बोलते हैं। ये वेव जो यहाँ फ्लूइड है, ये यहाँ फ्लूइड है, दोनों फ्लूइड का बीच में होता है। ये जो वेव है, ये वेव पॉइंट से हम जितना ऊपर तक जाएंगे उसका थिकनेस बढ़ता हुआ जाएगा ग्रेजुअली, ठीक है। देखिए ये जो बीच में जो कलम होता है ना, इसको डेड सेंटर बोला जाता है। इसका वेव तो यहाँ से यहाँ तक है, यह इसको डेड सेंटर बोला जाता है। और ये जो फ्लूइड है, ये डेड सेंटर को ले अगर सट के जो यहाँ दो ठो शार्प लाइन है उसको लिप और कटिंग एज या लिप बोला जाता है। और जो फ्लूइड का ये जो शार्प पॉइंट है कर्वेचर वाला, इसको हील बोला जाता है, ठीक है। अभी देखेंगे ड्रिल एंगल्स के बारे में। ड्रिल एंगल्स, ठीक है। अभी देखेंगे ड्रिल एंगल्स के बारे में। देखिए कोई भी टूल हो उसका कुछ एंगल होता है, और वो एंगल का पर्पज कुछ डिफरेंस होता है। मतलब वो जो एंगल बना होता है वो एंगल के पीछे कुछ कारण होता है और वो एंगल का कुछ काम होता है। वैसे ही ड्रिल का कुछ एंगल है। हम अभी 6 एंगल के बारे में देखेंगे ड्रिल का, जो कि जिसका काम अलग अलग होता है। और जो कटिंग के लिए वो जो एंगल बनाया गया है, कटिंग को इजी करने के लिए बनाया गया है। पहले जो हम एंगल देखेंगे वो पॉइंट एंगल देखेंगे। दूसरा जो एंगल देखेंगे वो हेलिक्स एंगल देखेंगे, हेलिक्स एंगल देखेंगे। तीसरा एंगल देखेंगे हम रेक एंगल। चौथा एंगल हम देखेंगे क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल देखेंगे। और जो पांचवा एंगल देखेंगे वेव एंगल देखेंगे। हम ये 5 एंगल अभी देखेंगे, जो कि हम वही इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे जो एग्जाम में आने का चांसेस बहुत है। पहले देखेंगे पॉइंट एंगल। पहले देखेंगे पॉइंट एंगल, जिसे कटिंग एंगल भी बोला जाता है, ठीक है। कटिंग एंगल भी बोला जाता है, ठीक है। पहले देखेंगे पॉइंट एंगल, जिसे कटिंग एंगल भी बोला जाता है। देखिए ये कटिंग एंगल, ये जो अगर ड्रिल का देखेंगे, ड्रिल पॉइंट ऐसे कोनिकल शेप में होता है, और ये जो कोन का शेप होता है उसका एंगल
डिफरेंट रहता है, लेकिन जो जनरल पर्पज के लिए यूज होता है वो उसका 118 डिग्री रहता है, 118 डिग्री रहता है, 118 डिग्री रहता है। किसका एंगल? एक कोन शेप का एंगल रहता है, और जिस कोन को बोलते हैं पॉइंट एंगल। ये पॉइंट या कटिंग एंगल को जो जनरल यूज होता है उसका एंगल क्या होता है ना, 118 डिग्री होता है। और ये एंगल चेंज होता है अकॉर्डिंग टू मटेरियल हार्डनेस। मटेरियल हार्डनेस जितना भारी करेगा उसका एंगल उतना ही भारी करेगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसका है, इसका जो जनरल पर्पज में हम एंगल यूज करते हैं, जनरल पर्पज में जो ड्रिल यूज करते हैं हम, उसका जो पॉइंट एंगल है वो 118 डिग्री रहता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बहुत चांस है कि क्वेश्चन आ सकता है अगर पॉइंट एंगल से क्वेश्चन आया तो, ठीक है। और ये जो पॉइंट एंगल फिक्स नहीं होता है, ये पॉइंट एंगल फिक्स नहीं होता है, ठीक है। ये पॉइंट एंगल वैरी करता है अकॉर्डिंग टू हार्डनेस ऑफ मटेरियल, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हेलिक्स एंगल, उसके बाद देखेंगे हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल, ठीक है। ये जो हेलिक्स एंगल है, हेलिक्स एंगल 3 टाइप का है। हेलिक्स एंगल जो है ये 3 टाइप का है। पहले जो टाइप है उसको टाइप, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप एच बोला जाता है, जिसका पॉइंट एंगल 10 डिग्री से लेके 13 डिग्री के बीच में रहता है, ठीक है। और दूसरा जो हेलिक्स एंगल है, जो दूसरा हेलिक्स एंगल है वो टाइप एन है, जिसका पॉइंट एंगल 18 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में रहता है, ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट एंगल है वो टाइप ए से, जिसका पॉइंट एंगल 35 डिग्री से लेके 40 डिग्री के बीच में रहता है। और ये जो हेलिक्स एंगल है, ये जो टाइप है उसका यूजेस अलग अलग है। अगर टाइप एच आया तो ये जो यूजेस होता है ये हार्ड मटेरियल के लिए यूज होता है, फॉर हार्ड मटेरियल, हार्ड मटेरियल। मटेरियल्स, और ये नॉर्मल मटेरियल के लिए यूज होता है, ये नॉर्मल मटेरियल के लिए यूज होता है। नॉर्मल लो कार्बन स्टील बा जनरल पर्पज के लिए नॉर्मल लो कार्बन स्टील, नॉर्मल लो कार्बन स्टील, ठीक है। और जो ये टाइप है, टाइप एस, ये सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर हम ये एच को लिंक करेंगे वार्ड के साथ, हम देखेंगे ये जो टाइप एच है ये हार्ड को डिनोट करता है, ठीक है। टाइप एच हार्ड मटेरियल के साथ यूज होता है, और टाइप जो एन है वो नॉर्मल के साथ यूज होता है, और जो टाइप एस है वो सॉफ्ट मटेरियल के साथ यूज होता है, ठीक है। ये जो टाइप एच एन एस, ये आपको तो पता चल जाएगा, एच मतलब हार्ड, एन मतलब नॉर्मल और एस मतलब सॉफ्ट, लेकिन ये डिग्री इंपॉर्टेंट है। डिग्री आपको याद करना पड़ेगा, 10 से 13, 18 से 10 से 13, 18 से 30, 35 से 40। देखिए हेलिक्स एंगल क्या है। हेलिक्स एंगल ड्रिल का जो एक्सिस है, ये ड्रिल का एक्सिस से ये जो फ्लूइड का एक्सिस, फ्लूइड का जो एंगल है, ये एंगल को हेलिक्स एंगल बोलते हैं। देखिए ये ड्रिल का एक्सिस है और ये फ्लूइड का एंगल है, इसका बीच में जो एंगल बनता है वो हेलिक्स एंगल है। और ये हेलिक्स एंगल अलग अलग 3 टाइप का होता है। एक तो 10 से 13 जिसको बोलते हैं एच टाइप, एक तो 18 से 30 जिसको एन टाइप बोलते हैं, और जिसको 35 से 40 है उसको एस टाइप बोलते हैं, जो सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज होता है। यहाँ पे लिख दीजिए कि ये जो टाइप एन है ना वो जनरल पर्पज में यूज होता है। जैसे जो पॉइंट एंगल है जनरल पर्पज में 118 डिग्री होता है, ये वैसे ही जनरल पर्पज में यूज होता है, जनरल पर्पज में यूज होता है।
उसके बाद देखेंगे रेक एंगल। ठीक है, ये जो रेक एंगल है, ये रेक एंगल डिटरमाइन करता है हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल ही रेक एंगल डिटरमाइन करता है। और ये जो रेक एंगल है, ये रेक एंगल इज द एंगल ऑफ फ्लूइड। क्या है? ये है एंगल ऑफ फ्लूइड है। रेक एंगल इज द एंगल ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड्स का एंगल को रेक एंगल बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम क्लियरेंस एंगल। हम देखेंगे क्या ना, क्लियरेंस एंगल देखेंगे। क्लियरेंस एंगल देखेंगे, क्लियरेंस एंगल, जिसको लीप क्लियरेंस एंगल भी बोला जाता है। लीप क्लियरेंस एंगल। ठीक है, क्लियरेंस एंगल को ही लीप क्लियरेंस एंगल बोला जाता है। और ये जो डिग्री है, ये 8 डिग्री से लेके 12 डिग्री के बीच में एग्जिट करता है। 8 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में रहता है। कौन? क्लियरेंस एंगल, जिसको लीप क्लियरेंस एंगल बोला जाता है। ठीक है, इसका काम क्या है ना, ये हेल्प करता है कटिंग एज को मटेरियल के ऊपर पेनिट्रेशन करने के लिए। it helps in the material in the penetration of cutting edge into the material। ठीक है, ये एम को मटेरियल के ऊपर से अगर पेनेट्रेशन करने के लिए जो इजी होता है, वो किसका मदद से होता है ना, क्लियरेंस एंगल का मदद से। क्लियरेंस एंगल मदद करता है कटिंग एज को इजीली पेनेट्रेट करने के लिए मटेरियल के ऊपर। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर क्लियरेंस एंगल टू मच होगा, अगर क्लियरेंस एंगल बहुत ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा ना, कटिंग एज वीक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर क्लियरेंस एंगल बहुत ज्यादा है तो कटिंग एज वीक हो जाएगा। और क्लियरेंस एंगल टू स्मॉल है, बहुत छोटा है, तो फिर ये काट नहीं पाएगा। ठीक है, ये काट नहीं पाएगा। देखिए, ये वाला क्लियरेंस एंगल है जो 12 से लेके 8 से लेके 12 डिग्री के बीच में एग्जिट करता है। ठीक है, रहता है। अगर ये इसको सोचिए ये कि पेंसिल का नीब, अगर पेंसिल को बहुत शार्प किया जाएगा तो फिर इसका जो पॉइंट है वो वीक हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये जो पॉइंट है क्लियरेंस एंगल है, उसको अगर बहुत बढ़ा दिया जाएगा तो फिर ये वीक हो जाएगा। और अगर बहुत घटा दिया जाएगा, ये काट नहीं पाएगा अच्छा से। और लास्ट ये एंगल देख लिए, अभी देखेंगे वेब एंगल के बारे में। वेब एंगल का सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये एंगल को चीजेल एज एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चीजेल एज एंगल। चीजेल एज एंगल। ठीक है, ये जो वेब एंगल है, ये वेब एंगल का 55 डिग्री रहता है। ये वेब एंगल 55 डिग्री का। ठीक है, और ये जो एंगल है बिटवीन द चीजेल एज एंड कटिंग लिप रहता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ याद रखिए चीजेल एज एंगल, वेब एंगल को चीजेल एज एंगल बोला जाता है, उसका एंगल 55 डिग्री रहता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा ड्रिलिंग मशीन अभी कंप्लीट हो गया, सिर्फ थोड़ा स्पीड और फीड रह गया, वो देख लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।